अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट का मतलब है कि रिएक्शन की स्पीड के बेसिस पे हम किस तरीके से ये बता सकते हैं कि किस टाइप का वो पर्टिकुलर रिएक्शन रहा होगा। तो जैसे कि हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, हमारे पास 3 रिएक्शन है। सबसे पहला रिएक्शन है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। नाउ दिस इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कैन आल्सो बी रिटन एज अ फास्ट रिएक्शन। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो फटाफट से हो जाए, जल्दी से हो जाए, हमारे सोचने समझने पढ़ने से पहले ही वो रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाए। जैसे कि आपने पेपर में जैसे ही बर्न किया, जैसे ही आग लगाई, फटाफट से वो जल जाएगा। विद इन आई वुड से 2 to 3 एटलीस्ट मिनिमम 5 सेकंड में वो पूरा का पूरा बर्न हो जाएगा। तो दैट इज एन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। स्लो रिएक्शंस वो होते हैं जो डेफिनेटली धीरे हो रहे हैं, और मॉडरेट जिनकी स्पीड जो है वो लगभग फास्ट और स्लो के बीच में लाई करती है। तो अब इन तीनों को ही अलग अलग स्टडी करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट योर स्लो रिएक्शंस। ठीक है, स्लो रिएक्शंस यानी कि जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा धीरे है, और इनमें हम सिंपली ये कहेंगे कि जो हमने अभी रस्टिंग ऑफ आयरन लिखा था वो इसी का ही एग्जांपल है, क्योंकि आयरन ऑब्जेक्ट को मिनिमम ईयर्स लगते हैं रस्ट होने में। ठीक है, ईयर्स टू वीक्स उसमें काउंट होता है, तभी जाके आपका एक आयरन ऑब्जेक्ट रस्ट होता है। ऐसे ही नहीं कि आपने इंस्टॉल किया कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट और वो रस्ट करके अगले दूसरे दिन, इट्स नॉट द कैटेगरी। सो ये सारे रिएक्शंस जो हैं वो हमारे बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, एक्सट्रीमली स्लो, दैट इज हाउ द नेम इज रेफर्ड। ठीक है, और इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना ऑब्वियसली हमारे लिए स्टडी ऑफ आर ओ आर, स्टडी ऑफ आर ओ आर इज इजी ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि अगर एक क्वांटिटी को, सपोज कीजिए एक एक्स इंसान है, उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में समझ लीजिए, मान लीजिए 15 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, एक्स से वाई जाने में किसी भी ए पर्सन को 15 आवर्स लग रहे हैं, तो यानी कि उसकी जो स्पीड है एक्सट्रीमली स्लो, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे हम कोई भी टेम्परेचर की कंडीशन लगा सकते हैं और इसकी स्पीड को हम, यानी इसके रेट को हम स्टडी कर सकते हैं। और अगर हम इसके रेट को स्टडी कर सकते हैं तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंसान बहुत धीरे धीरे चल रहा है उसको आप किसी भी पॉइंट पे रोक कर उससे कोई भी बात कर सकते हैं ना, दैट बात करना इज रेफर टू द स्टडी ऑफ काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसमें जैसे कि दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये सारे रिएक्शंस जो हैं ये हमारे रूम टेम्परेचर्स पे होते हैं। ठीक है, और ये जो चेंज है उसको हम स्टडी कर भी सकते हैं। जैसे रस्टिंग है, रस्टिंग के लिए आपने कोई एक्सवाइजेड कंडीशन नहीं लगाई है, जैसे हो रहा है रिएक्शन वैसे ही होगा। इसी तरीके से आपका रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जांपल है, फर्मेंटेशन जो है वो भी एक एग्जांपल हमारा स्लो रिएक्शंस का है। फिर हमारे पास आता है अपना कोल का फॉर्मेशन अर्थ क्रस्ट से, ये भी बहुत स्लो रिएक्शंस है। ठीक है, तो इन सारे रिएक्शंस में अराउंड ईयर्स टू मंथ्स लगते हैं, तब जाके ये रिएक्शंस जो है वो आपके कंप्लीट होते हैं। और ये सारे के सारे रिएक्शंस आपके नेचुरल कंडीशंस में होने वाले रिएक्शंस होते हैं, जिनमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन जो है, या मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती इनको स्टडी करने के लिए। तो इसीलिए रिएक्शंस जो है वो साइंस के लैंग्वेज से कहें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के जो रिएक्शंस है हमारे पास, उनकी तरफ चलते हैं। वो है हमारे मॉडरेट स्पीड के रिएक्शंस, जो ना तो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहे हैं ना बहुत ज्यादा स्लो है, मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, तो मॉडरेट रिएक्शंस का मतलब है दोज हैव इंटरमीडिएट स्पीड, इंटरमीडिएट रेट ऑफ रिएक्शन, ना बहुत ज्यादा फास्ट होंगे ना बहुत ज्यादा स्लो होंगे, इंटरमीडिएट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और इसमें भी क्या है, इनका भी रेट जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत धीरे हो रहे नहीं है और ना बहुत ज्यादा तेज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनकी भी स्टडी हम कर सकते हैं। और इनका जो है वो एक लिमिटेड रेट। ठीक है, लिमिटेड रेट का मतलब एक ऐसा रेट जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है, जो मेजरेबल है। जैसे कि अगर हम कहें, हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है, तो H2O2 जब डिकम्पोज हो रहा है तो वो आपको देगा H2O और O2। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसका रेट हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ना बहुत ज्यादा धीरे होगा ना बहुत ज्यादा स्लो होगा, ना आपने इसके ऊपर कुछ एक्सवाइजेड बहुत ज्यादा मैं कह सकती हूँ टेम्परेचर लगाया है, प्रेशर लगाया है, जिसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, ना बहुत ज्यादा इसको आपने धीरे करा। दूसरा इसी का एग्जांपल हो सकता है हमारा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, हमारा ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बायोमोलिक्यूल्स में हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे दोबारा से। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का मतलब है C12H22O11। ये केन शुगर होता है, अगर आप इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कराते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज और ग्लूकोज। यहाँ से दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, फ्रक्टोज मिलता है और ग्लूकोज मिलता है। तो ये जो फ्रक्टोज है और ये ग्लूकोज है, ये दोनों आइसोमर है, इसीलिए आपको इनका फॉर्मूला जो है वो सेम दिखाई दे रहा है। बट
बट ये दोनों एक्चुअली में आइसोमर। आइसोमर का मतलब है फंक्शनल आइसोमर। फ्रक्टोज के अंदर यू हैव कीटोन फंक्शनल ग्रुप और ग्लूकोज के अंदर यू हैव एल्डिहाइड एज द फंक्शनल ग्रुप। एज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बायोमोलिक्यूल्स जब हम पढ़ेंगे हम वहां पे इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एल्डिहाइड, तो बोथ ऑफ देम आर बेसिकली फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों ही एग्जांपल्स जो हैं ये हमारे इस टाइप के रिएक्शंस हैं जो कि नॉर्मल स्पीड पे हो रहे हैं, ना बहुत ज्यादा तेज हो रहे हैं ना बहुत ज्यादा धीरे। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले रिएक्शंस की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एंड दोज आर द इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इनको लास्ट के लिए रखा ताकि मैंने डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो जैसे डेफिनेशन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन की आपको दिख रही है, ये उस टाइप के रिएक्शंस है जो हमारे पास बहुत ज्यादा जल्दी होने वाले होते हैं, यानी कि द रेट ऑफ द रिएक्शन, instantaneous rate of is the rate of the reaction at a time period that is so short. short का मतलब है very fast occurring reactions होते हैं, कि इतने तेज हो रहे हैं कि आप इनका जो टाइम है वो भी लगभग ऐसे कह सकते हैं कि बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है। that the concentration of reactant as well as the product change by a negligible amount, यानी कि इतने धीरे हो रहे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है वो भी हम प्रोडक्ट जो है वो इन रिएक्शंस में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रिएक्शन से आप प्रोडक्ट की तरफ जा रहे थे रिएक्टेंट में, और सपोज कीजिए आपने टाइम 0 पे जो कॉन्सेंट्रेशन ली है अपने रिएक्टेंट की वो अराउंड 1 मोलर है। ठीक है, अब टाइम 1 सेकंड पे सपोज कीजिए कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मान लीजिए 0.99999999 मोलर है। तो यहाँ पे देखो कितना कम डिफरेंस हो रहा है। अगर मैं बात करूं, दिस इज ए नॉट ऑल्सो कॉल्ड एज आर नॉट, और ये आर है, तो r minus r naught will give us the change in the reactant की concentration, and that is what, that is around negligible। यानी कि डिफरेंस जो हुआ है वो, उस डिफरेंस को हम स्टडी नहीं कर पाते हैं, और अगर हम इसी डिफरेंस को यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को विद रिस्पेक्टिव टू टाइम ले ले तो यही हो जाता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं कहा कि रेट जो है रिएक्टेंट का टाइम के साथ साथ कितनी देर में चेंज हो रहा है वही रेट ऑफ द रिएक्शन है। प्लस हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है विद रिस्पेक्टिव टू टाइम वो भी रेट ऑफ रिएक्शन है। बट इन दोनों के बीच में एक चीज हमने मिस कर दी है, और वो चीज है इनके साइन कन्वेंशंस की। साइन कन्वेंशंस का मतलब क्या है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, आप खुद सोचिए, अगर हम चेंज निकाल रहे हैं तो दिस इज r माइनस r नॉट, यानी कि स्मॉलर क्वांटिटी में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक लार्जर क्वांटिटी को, यानी यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी विद अ नेगेटिव साइन। और इस नेगेटिव साइन का मतलब ही यही है दैट देयर इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट में जो पॉजिटिव साइन आ रहा है वो ये इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। सो ये होते हैं हमारे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, जो कि बहुत फास्ट अकरिंग रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है। अब नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है और टाइम भी बहुत कम है, इसीलिए इनकी रेट यानी कि इनकी काइनेटिक स्टडी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट इजीली कैलकुलेटेड, आसानी से इनके रेट ऑफ द रिएक्शन को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हमारे पास एक ग्राफिकल अप्रोच है इनके रेट को स्टडी करने के लिए। सो ग्राफिकल अप्रोच कैसे है, अभी हमने जो ग्राफ बनाया है अपने दो के लिए, एक है कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्टिव में और एक था हमारे पास अपने रिएक्टेंट के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, यहाँ पे रिएक्टेंट था, यहाँ पे टाइम था। अब हम जो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या कह रहे हैं कि जो टाइम का डिफरेंस है वो बहुत कम है और कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस भी बहुत कम है, तो रेट को स्टडी करने के लिए हम ले लेते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ का स्लोप। ठीक है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं उसको समझिए। अगर आप सपोज कीजिए इस पॉइंट पे आप स्लोप ऑफ द ग्राफ लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है, और इस पॉइंट पे यू आर टेकिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप का मतलब है tan थीटा, आप यहाँ पे उसे कैलकुलेट कर रहे हैं अपने t टाइम पर। ठीक है, ये आपका था टाइम t। तो यहाँ पे ये जो टाइम, ये जो इस पॉइंट पे जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा वही आपको दे देगा dr/dt। क्यों, क्योंकि आपके जो बेसिकली स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है हमारे पास tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ एनी कर्व ग्राफिकली। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर
ट्राइंगल का जो हमने इस पॉइंट टी पे बनाया है, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, दैट परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द टाइम इज ऑब्वियसली योर वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहे हो। इसको ड्रॉ भी करने की जरूरत है, आपको दिख रहा है ये लाइन इस लाइन रिएक्टेंट की पैरेलल है और ये लाइन जो है वो टाइम की पैरेलल है। तो इसका अगर कर्व निकाला जाएगा यानी इसका स्लोप निकाला जाएगा वो माइनस डी आर बाई डी टी के ही बराबर होगा, और वही हमारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। और इसी को हम कह देंगे कि ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट है, नॉर्मल रेट ना होके दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट। क्यों? क्योंकि इस रेट को हम इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने स्लोप ऑफ द कर्व जो है वो यहाँ से निकाल लिया। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, आपने टाइम t1 पे सपोज कीजिए आप स्लोप निकाल रहे हैं, आप टाइम t2 पे भी निकाल सकते थे, आप टाइम t3 पे भी निकाल सकते थे। हर एक पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ द कर्व होगा वो तो ऑब्वियसली सेम आएगा, और स्लोप ऑफ द कर्व सेम आने का मतलब है कि हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम हम ले सकते थे अपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, ये एग्जैक्टली था हमारा कर्व फॉर द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे थे टाइम को, यहाँ पे हमने ले लिया था अपना प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, और विद रिस्पेक्टिव टू टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वाज इंक्रीजिंग। तो एक कर्व जो था वो एक इंक्रीजिंग कर्व था। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर भी स्लोप ऑफ द रिएक्शन लेंगे, अब यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो इस तरीके से हम ले सकते हैं, कोइंसाइड होता हुआ विद द लाइन ऑफ द कर्व, इस तरीके से है ये स्लोप लिया है हमने। ठीक है, ये आ गया हमारा स्लोप। ये रहा हमारा स्लोप। अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। एक्चुअली जो कर्व है, जो ट्राइंगल है आपका, ये आपके लाइन के साथ ओवरलैप होता हुआ आना चाहिए। जिस पॉइंट पे आप ले रहे हैं, सपोज आपने इस टाइम टी पे आप स्लोप ले रहे हैं, सो ये इस तरीके से कोइंसाइड होता हुआ आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इस टाइम पे हम स्लोप निकाल रहे हैं तो सेम चीज जो अभी हमने वहां पे देखी थी ऊपर वाले एग्जाम्पल में, कि हमारे पास tan थीटा का ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, सो परपेंडिकुलर इज अगेन द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्टिव टू टाइम। यही है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। बट इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या है कि ये जो नेगेटिव साइन है इसको फिर से जस्टिफाई कर दिया जाता है कि यहाँ पे जो स्लोप है यानी ये जो कर्व है ये एक तरीके से इंक्रीजिंग कर्व है। तो ये जो स्लोप आएगा हमारे पास, ये स्लोप हमेशा हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, और यहाँ पे अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कैसा आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग कर्व है, डिक्रीजिंग कर्व का स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये जो था ये हम निकाल रहे थे अपने इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का रेट। क्यों? क्योंकि इसमें जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है वो बहुत मिनिमम अमाउंट का हो रहा है। मिनिमम का मतलब है नेग्लिजिबल अमाउंट का हो रहा है, और इस तरीके के चेंज को हम नॉर्मली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमने इसको प्रिडिक्ट करा है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस रेट की सारी स्टोरी। सो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में अगर हमने जो बात की है उसके बारे में एक बार क्विकली देख लेते हैं। ये हमारा ग्राफ था जिसमें हमने रेट ऑफ चेंज रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्टिव में देखा था। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया है वो उसी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो कि स्लोप के बराबर है, और ये है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट विच इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब जस्ट क्विकली रिवाइज हमने आज क्या क्या डिस्कस किया था। हमने काइनेटिक्स स्टार्ट किया था। काइनेटिक्स में रेट ऑफ द रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअली में पढ़ी क्यों रहे। तो तीन तरीके के रिएक्शंस हमने देखे थे। वन वाज दी काइंड ऑफ, हम ऐसे कह सकते हैं कि इनवॉलंटरी था हमारे पास, जो हमारी बॉडी में हो रहा है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है। दूसरा था हमारे पास रस्टिंग का, जो कि बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन होता है। और तीसरा हमने बात किया था अपने कंबशन रिएक्शन की, जो कि मैं कह सकती हूँ एक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। तो अगर हम कैटेगराइज करें, ये एक फास्ट रिएक्शन है, ठीक है, ये एक स्लो रिएक्शन है, और ये एक तरीके का मॉडरेट रिएक्शन है, जो ये हमारी डेली लाइफ की एप्लीकेशन है। इनको डेली लाइफ से रिलेट करने का पॉइंट यही था ताकि आप समझ सकें कि क्यों काइनेटिक्स को स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा इसीलिए किया जाता है सो दैट साइंटिस्ट और जो भी रिसर्चर्स हैं वो अब अपनी किसी भी रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को अगर चेंज करना चाह सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से तो वो कर पाते हैं। सो काइनेटिक्स में यही था, तीन तरीके के रिएक्शन थे। रेट ऑफ द रिएक्शन था, रेट जो होता है वो स्पीड होती है, स्पीड यानी मूवमेंट, किसी भी रिएक्टेंट का या किसी भी प्रोडक्ट का मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम उसको बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। और रेट जो है वो रिएक्टेंट का डिक्रीज होता रहता है कॉन्सेंट्रेशन, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट अगर डिक्रीज हो रहा है तभी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दूसरा फिर हमने देखा था कि किस तरीके से ग्राफिकली हम इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखा तीन तरीके के रिएक्शन, फास्ट, स्लो, मॉडरेट। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था हमारा इंस्टेंटेनियस रेट का, उसको हमने देखा कि ग्राफिकली कैसे इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे एक्सपेरिमेंटली कि हमारे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए, उसी चीज को हमने ग्राफिकली भी
प्रूव कर दिया कि अगर रिएक्टेंट कम हो रहा है तो प्रोडक्ट फॉर्म जरूर होगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े और जिसमें कि इंस्टेंटेनियस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक नया क्वेश्चन जरूर आ सकता है इंस्टेंटेनियस रेट से रिलेटेड। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई हो। तो चैनल को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और वीडियोस बना सकें। बाकी कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहिएगा कोई भी डाउट होता है आपको, प्लस जो भी आप अगला टॉपिक चाहते हैं कि हम कवर करें उसको भी प्लीज मेंशन कीजिए ताकि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हम अपना अगला टॉपिक अगली वीडियो जो है वो जरूर लेकर आ सकें। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड थैंक यू so much for watching the video.